हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 5। तो कांग्रेस का जो डोमिनेंस था 1947 से अगर देखें, इलेक्शन फिर हुए थे 1950-51 में, है ना, जनरल इलेक्शन। तो बार बार कांग्रेस ही जीत के आ रही थी, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। तो चैप्टर 2 में हमने देखा इमर्जेंस ऑफ कांग्रेस, है ना, नेशनल पार्टी बन गई थी। पहले तो फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया था, फिर उसके बाद में जो हमारे लीडर्स थे वही आगे चल के लेकर के चले, है ना, कांग्रेस को। तो ये जो सिस्टम था इसको चैलेंज मिला सबसे पहले जो है 1960s के टाइम पर, क्योंकि ना 1962 की अभी आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, है ना, पढ़ा था कि वॉर हुई थी। तो हमारा जो है चाइना से वॉर हुई थी, चाइना ने अटैक किया था। किसी ने भी जो है हमारे जो लीडर्स थे उस टाइम पर उन्हें प्रिडिक्ट नहीं, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर थे कैबिनेट में, तो वो लोग जो है चाइना को अच्छा मान के चल रहे थे। वो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उन्होंने चाइना की, चाइना अटैक कर देगा। तो झटका भी मिला था, फिर नेहरू जी की डेथ हो गई थी, है ना। तो कांग्रेस को एक देखो ना डिक्लाइन देखने को मिला था। ओके, तो पॉलिटिकल कंपटीशन शुरू हो गया था, है ना। और कांग्रेस जो है उनको डिफिकल्ट भी हो रहा था। अब उनका उतना वर्चस्व, उतना डोमिनेंस था नहीं। ओके, तो इनको ना चैलेंज फेस करना पड़ा था अपोजिशन को, पावरफुल अपोजिशन से, जो कि पावरफुल भी थी और लेस डिवाइडेड थी। ओके, कांग्रेस जो है चैलेंज उनके अंदर ही आ गई थी। ठीक है, मतलब उनके अंदर ही फूट पड़ गई थी, पार्टी के अंदर ही। पार्टी जो है सभी लोगों को, सारे डिफरेंसेस को लेकर के नहीं चल पा रही थी। अलग अलग व्यू के लोग रहते थे, तो उन सबको साथ में लेकर के नहीं चल पा रही थी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में वहीं से शुरू करेंगे जहाँ चैप्टर 2 में छोड़ दिया था। ठीक है, हम पॉलिटिकल ट्रांजिशन समझेंगे, नेहरू के बाद में कौन आएगा अब लीडर, है ना। तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया था सामने कि नेहरू जी की डेथ हो गई, अब कौन बनेगा लीडर, है ना। और जो अपोजिशन की भी यूनिटी देखने को मिली थी, वो कांग्रेस जो है स्प्लिट हो गई थी। तो कांग्रेस भी आपस में टूट गई थी, है ना। तो ये भी देखेंगे, और न्यू कांग्रेस जो इंदिरा गांधी आई थी फिर उसके बाद में। ओके, तो इनकी लीडरशिप के बारे में भी हम जानेंगे, इनके जो काम-काज वगैरह है ना, और चैलेंजेस वगैरह कैसे थे, और न्यू पॉलिसीज़ और आइडियोलॉजिकल फैसिलिटेशन जो था जिसकी वजह से रिस्टोर हुई थी कांग्रेस। ठीक है, नेहरू जी के टाइम पर आइडियलिस्टिक चीज़ें लेकर के चलते थे, मतलब सब अच्छा-अच्छा सोच रहे हैं, है ना? बहुत ही चीज़ों को देख नहीं रही है, रियल चीज़ों को। ओके, जैसे चाइना को जो है बहुत ही अच्छा समझ रहे हैं, चाइना को अग्रेसिव नहीं समझा। फिर इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने समझा, रियलिस्ट एक्ट किया। ओके, टाइम के अकॉर्डिंगली, और समझा उन्होंने चीज़ों को। तो ये ना आइडियोलॉजी भी चेंज होती है। यहाँ पर देखो, यहाँ ना कार्टून दिया हुआ है, तो इलेक्शन सिंबल जो था कांग्रेस का पहले क्या था, 2 बैल थे ये। ओके, फिर क्या हुआ, 2 बैल जो है आपस में गुस्सा होने लगे, फिर ये आगे-पीछे जाने लगे, फिर टूट गए। ठीक है, मतलब कांग्रेस का 22 सालों में टूटने का दिखाया हुआ है, यहाँ पर फूट पड़ गई थी, है ना। तो चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, तो चैलेंजेस कैसे जो भी थे और रिस्टोर हुआ कांग्रेस सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर देखो, नेहरू जी की डेथ हो गई थी। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ना 1964 में उनकी डेथ हो गई थी। वो कई मतलब साल भर से ना, मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ओके, तो इसकी वजह से जो है एक क्वेश्चन सामने आया था कि अब इनके बाद कौन आएगा। ठीक है, कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, नेहरू के बाद में कौन। हाँ, ठीक है, इंडिपेंडेंट, न्यूली इंडिपेंडेंट हमारी कंट्री थी, नई ना आजाद हुआ था देश। ओके, तो इस सिचुएशन जो है, मतलब बहुत ही सीरियस सिचुएशन हो गई, सीरियस क्वेश्चन भी सामने आ रहा था कि आफ्टर नेहरू कौन आएगा। अगर फ्रांस और कनाडा में ऐसी सिचुएशन होती तो लोग ये नहीं सोचते कि भाई ये तो टूट जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा कंट्री, है ना, कि इनके तो प्राइम मिनिस्टर ही चले गए, है ना। पर हमारे देश में सब लोग शक कर रहे थे कि इंडिया तो भाई बट जाएगा, ये वो टूट जाएगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। ऐसा क्यों? अगर देखें ना तो वर्ल्ड लेवल पे किसी और कंट्री का, तो हमारे देश में ना कई सारे राजा-महाराजा, एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, और अंग्रेज़ जिस कंडीशन में हम लोगों को छोड़ के गए थे, तो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने सालों तक इनकी डेमोक्रेसी टिक जाएगी। ठीक है, इनको लग रहा था ये लोग, मतलब इंडिया से कई सारे देश निकलेंगे, टूटेगा, ठीक है, ऐसी, मतलब ये लोग सोच रहे थे, ब्रिटिशर्स भी। तो सेकंड क्वेश्चन सामने आ रहा था, सीरियस डाउट, कि आउटसाइडर कह रहे थे कि इंडिया क्या डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट जो सरवाइव कर पाएगा नेहरू के बाद में, क्योंकि ना जो नई नई आजाद देश हुए थे ना, वहां पर ऐसे ही हुआ था। पहले तो डेमोक्रेसी लेकर के आए, डेमोक्रेसी के बाद में मिलिट्री कोप हो गया, मिलिट्री रूल हो जाता था।
और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट भी आ जाती थी। ठीक है, एक लीडर सारी की सारी पावर कैप्चर करके बैठ जाता था। पर अगर देखें तो सभी लोगों को डाउट हो रहा था सिचुएशन कैसी रहेगी, क्या इंडिया अपना डेमोक्रेसी को आगे लेकर के चल पाएगा नेहरू जी की डेथ के बाद में। तो लोगों को डर भी था, ठीक है, कि नया नया हमारा देश आजाद हुआ है ना, कैसे मैनेज करेंगे हम, जो डेमोक्रेटिक सक्सेशन कैसे होगा, ठीक है, अब जो नेक्स्ट लीडर जो है वो कैसे आएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, डेमोक्रेसी प्रॉपर नहीं चल पाती, तो फिर आर्मी आ जाती, है ना? तो ये भी लग रहा था कि ऐसा कुछ ना हो जाए। ओके, डाउट हो रहा था कि अगर लीडरशिप जो है हैंडल नहीं कर पाई मल्टीपल क्राइसिस, उस टाइम पर क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है? एक तो नया-नया देश आज़ाद हुआ था। अभी देखो आप ना सिचुएशन खराब ही थी बिल्कुल। थोड़ा बहुत अपने देश की इंटरनल चीज़ों पे हम फोकस कर पाते, तो पाकिस्तान बार-बार अटैक कर रहा है ना, और इंटरनल सिचुएशन हम देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक्सटर्नल जो देखें तो चाइना ने हरकतें शुरू कर दी थी। ओके, तो बहुत सारी क्राइसिस थे, हमारी सिचुएशन बहुत खराब थी उस टाइम पर, है ना? प्रॉब्लम्स भी थी, ठीक है? तो 1960s में ना डेंजरस डिकेड भी कहा गया है इसको, जब ना बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि पॉवर्टी, एक तो गरीबी बहुत ज़्यादा थी, है ना? अंग्रेज़ों ने बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ा था इंडिया को। इनइक्वालिटी थी, एक तो कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटी देखने को मिलती थी हमारे समाज में, जेंडर के बेसिस पे देखने को मिलती थी, ठीक है? और ना कम्युनल एंड रीजनल डिवीज़न भी हो सकता था, इसकी भी मतलब थोड़े बहुत ना बँटे हुए थे लोग, कि रिलीजन के बेसिस पे बँटे हुए हैं, रीजन के बेसिस पे भी बँटे हुए हैं, क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे हमने स्टेज पे क्रिएट की, तो थोड़ी बहुत लोगों के अंदर ये सब था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी। ठीक है, तो इसकी वजह से कहीं हमारा जो डेमोक्रेसी हम लेकर के आए वो फेल ना हो जाए, है ना? कहीं हमारा देश टूट ना जाए। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी दिमाग में लोगों के। फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, तो नेहरू जी के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है? तो सक्सेशन देखने को मिला नेहरू के बाद में ना, सभी जो क्रिटिक्स जो थे, जो भी बोल रहे थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो सब लोगों को जो है रॉन्ग प्रूव कर दिया। नेहरू जैसे ही पास हुए थे, सॉरी, डेथ हुई थी जैसे इनके बाद में, तो के कामराज जो है प्रेसिडेंट बन गए थे कांग्रेस पार्टी के, ठीक है? और इन्होंने कंसल्ट किया पार्टी के लीडर्स के साथ में, कांग्रेस मेंबर्स ने पार्लियामेंट में जो है उनको ना कंसेंसस, मतलब सभी लोग एग्री हो गए थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएँगे, ठीक है? तो ये उनका सभी लोग जो है, बिना इनके खिलाफ ना कोई नहीं था, ये इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थी, मतलब सीधे-साधे इंसान, ऐसे सरल स्वभाव के, तो इनको ना इनके खिलाफ कोई था नहीं, तो लीडर ये कांग्रेस पार्लियामेंट्री जो मतलब फिर ये जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए थे हमारे, ठीक है? नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री। तो नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर थे, उत्तर प्रदेश से आते थे ये मिनिस्टर भी रह चुके थे नेहरू की कैबिनेट में, ठीक है? तो नेहरू जो थे वो डिपेंड किया करते थे इनके ऊपर, मतलब ओके, मतलब इनसे बातचीत करना, इनके ऊपर डिपेंड होना, चीज़ों में इनकी सलाह लेना, ये सब चीज़ें, है ना? ही वाज़ नोन फॉर हिज़ सिम्प्लिसिटी, ये बहुत ही सरल स्वभाव इनका, सिंपल से इंसान थे ये, ठीक है? अपने प्रिंसिपल के प्रति जो है कमिटेड रहते थे, है ना? जो कह दिया वो करना ही है। अर्लियर इन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था रेलवे मिनिस्टर की पोस्ट से, क्योंकि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने एक्सेप्ट की थी रेलवे एक्सीडेंट की। पहले ऐसे ही होता था, अगर आपकी मिनिस्ट्री है, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, अब फेमाइन पड़ गया, या फिर किसानों ने सुसाइड कर लिया, या फिर कोई और सिचुएशन बन गई, है ना? अगर वो मिनिस्टर होल्ड नहीं कर पाया, इन चीज़ों को ठीक नहीं कर पाया, या फिर जो है इन चीज़ों को प्रिवेंट नहीं कर पाया, तो वो मिनिस्टर रिज़ाइन कर देता था पोस्ट से, है ना? ज़बान में आज भी ये सब होता है, ठीक है? अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, रिज़ाइन कर देते हो। वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है रेलवे मिनिस्टर थे, तो उनके कार्यकाल में जो है रेलवे एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था। तो यहाँ पर दिया हुआ लाल बहादुर शास्त्री जो थे, लाल बहादुर शास्त्री, तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर, है ना? पार्टिसिपेट किया था इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में 1930s में। ओके, और मिनिस्टर थे ये यूपी की कैबिनेट के, जनरल सेक्रेटरी भी थे कांग्रेस के, प्राइम मिनिस्टर जो मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट भी रहे 1951 से 1956 तक। इन्होंने रिजाइन कर दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी रेलवे एक्सीडेंट की, ठीक है? लेटर 1956 एंड 1957 से 1964 तक इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, जो कि जय जवान जय किसान, ठीक है? आज के टाइम पर जय जवान जय किसान, जय अनुसंधान है, ठीक है? जय विज्ञान भी है, ठीक है? तो शास्त्री जो थे प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर 1964 से 1966 तक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, 2 साल ही रहे, है ना? तो 1965 में जब पाकिस्तान के साथ में हमारी वॉर हुई थी, तो उस टाइम पर उज़्बेकिस्तान में गए थे ना ताशकंद, तो वहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी।
ठीक है? तो शास्त्री जो थे प्राइम मिनिस्टरशिप थी, कंट्री जो है फेस कर रहा था मेजर चैलेंज। तो इनकी प्राइम मिनिस्टर जब शिप थी, तो उस टाइम पर हमारा देश जो है मेजर चैलेंजेस फेस कर रहा था। इंडिया जो है रिकवर कर रहा था इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द वॉर। 1962 में चाइना के साथ में हमारी वॉर हुई थी, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, है ना? हमारे देश के जवान भी बहुत सारे शहीद हो गए थे। और हमारी उतनी सिचुएशन थी भी नहीं कि हम चीज़ों को टैकल कर पाएँ, ओके? क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी देश में। मॉनसून भी फेल हो गया था उस टाइम पर ना हमारे देश के किसान जो है, वैसे तो आज भी जो है एग्रीकल्चर पूरी तरीके से मॉनसून पे डिपेंड होता है। अगर बारिश नहीं होती तो फसल जो सूखा पड़ जाता है पूरा, ठीक है? सूखा पड़ गया था, फूड क्राइसिस हो गया था। सोचो फूड मतलब ग्रेन कम पड़ गए। अब देखो भुखमरी आ गई देश में, है ना? खाना नहीं मिल रहा, जो अमीर है वो तो खरीद लेंगे, पर जो गरीब है उनका क्या होगा? ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में कंट्री ने फिर से वॉर फेस की पाकिस्तान के साथ में 1965 में, ठीक है? एक तो मॉनसून फेल हो गया, सूखा पड़ गया देश में, 1962 में हमने वॉर फेस की चाइना के साथ में, उसने भी बदतमीज़ी काटी थी, ठीक है? अब देखो 1965 में ये पाकिस्तान भी मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था, तो इसने ही वॉर कर दी थी। ये बात अलग है कि वो हार गया, है ना? तो फिर शास्त्री जी ने जो है फेमस स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान का, ठीक है? ताकि जो है इन चैलेंजेस को डील कर सकें। शास्त्री जी की जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी, ये ना खत्म हो गई थी 10 जनवरी 1966 में, जब ना इनकी डेथ हो गई थी ताशकंद में, ठीक है? ताशकंद में जो कि ताशकंद पहले ना उज़्बेकिस्तान यूएसएसआर के अंदर आता था, अब तो नई कंट्री बन गया है, ठीक है? मतलब कि 1990s में ब्रेकअप हो गया था ना, पूरा टूट गया था जो यूएसएसआर, तो इसमें से 15 कंट्रीज़ निकली थी। तो कैपिटल थी उज़्बेकिस्तान की ताशकंद, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हाँ, डिस्कस करने गए थे और साइन करने के लिए गए थे एग्रीमेंट मोहम्मद अयूब खान के साथ में, जो कि प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। तो इनके साथ में बातचीत करके जो है वॉर को ख़त्म करने के लिए ताशकंद गए थे, ठीक है? तभी इनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो है एक ना एक गुत्थी भी बनी हुई है, सुलझा नहीं है अभी तक कि कैसे हो गया था ये सब, है ना? हमारे प्राइम मिनिस्टर की वहाँ जाकर के डेथ हो गई थी। ठीक है? अब शास्त्री जी से इंदिरा गांधी तक, अब 2 साल ये रहे प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद में अब कौन आएगा, ठीक है? तो कांग्रेस जो है फिर से चैलेंज देखने को मिला वहाँ पर पॉलिटिकल सक्सेशन का सेकंड टाइम इन 2 इयर्स। तो नेहरू जी के बाद में आ गए शास्त्री जी की भी डेथ हो गई, अब कौन आएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन मार्क लग गया था। तो इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन था मुरारी जी देसाई के बीच में और इंदिरा गांधी जी के बीच में, है ना? तो मुरारी जी जो थे, इनका ना ये चीफ मिनिस्टर रह चुके थे पहले से बॉम्बे के, ठीक है? जो कि आज के टाइम पर महाराष्ट्र है एंड गुजरात। तो महाराष्ट्र और गुजरात को डिवाइड किया गया था ना, पहले ये बॉम्बे था पूरा, ओके? तो ये मिनिस्टर भी रह चुके थे सेंटर में। तो इंदिरा गांधी जो थी ना डॉटर थी, बेटी थी नेहरू जी की, ठीक है? ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी पास में। और ये जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन भी रह चुकी थी शास्त्री जी के कैबिनेट में। ठीक है, तो वो जो ना दिस टाइम पे ना सीनियर लीडर्स जो थे पार्टी के, इन्होंने डिसाइड किया कि वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है? तो बट इनका डिसीजन जो था इतना मतलब कि के अपोज में भी लोगों ने बोला था, ठीक है? तो उस टाइम पर सोचो पेट्रियार्की चलती थी। आज तक हमारे देश में सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर बनी है विमेन, है ना? उसके बाद में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी है कोई विमेन, है ना? प्रेसिडेंट भी रिसेंटली जो है बाद में द्रौपदी मुर्मू जी बनी प्रेसिडेंट, इससे पहले प्रतिभा पाटिल थी, उसके अलावा कोई नहीं। आज तक कोई भी वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है, ठीक है? तो आप देखोगे ना कई सारी पोस्ट ऐसी हैं, इतने साल हो गए आज़ादी के पर यहाँ तक अभी कोई वुमेन नहीं आई है। अगर आज के टाइम पर देखिए चीफ मिनिस्टर, कितने स्टेट की चीफ मिनिस्टर वुमेन है? देख के बताना ज़रा। अभी भी कई सारी फील्ड जो है मेल डोमिनेटेड है, एंट्री नहीं करने देते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है? सिचुएशन भी खराब होती है कई सारी। तो जो है कंटेस्ट जो किया गया मतलब दोनों जो लीडर्स थे, ठीक है? इंदिरा गांधी और जो मोरारजी जी देसाई थे, उन दोनों में जो है सीक्रेट बैलेट किया गया मतलब वोट डाले गए थे। तो इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने हरा दिया था मोरारजी जी देसाई को, सपोर्ट ज़्यादा मिल गया था इनको, 2/3 पार्टी के मेंबर्स ने सपोर्ट किया था कि जो है अ, इंदिरा गांधी बनेंगी, ठीक है? नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो पीसफुल ट्रांज़िशन हो गया था पावर का, ठीक है? इन्होंने अपनी पावर जो है फिर पावर जो है इंदिरा गांधी जी को दे दी गई थी। डिस्पाइट इंटेंस कंपटीशन था लीडरशिप का फिर भी, तो साइन ऑफ मैच्योरिटी देखने को मिली इंडियन डेमोक्रेसी में कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि इतनी ज़िद है लीडर बनने की, इतनी ज़िद है पावर की कि भाई डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर दे, ऐसा नहीं है, ठीक है? पावर जो है जिस जो जीता उसी को मिलेगी पावर।
ओके, तो यहाँ पर देखो इंदिरा गांधी जीत गई है, कार्टून में दिखाया है। तो कुछ टाइम लगता है कि जो नया प्राइम मिनिस्टर है वो सेटल हो सके, है ना? तो इंदिरा गांधी जो थी पॉलिटिकली एक्टिव थी पूरे साल। ओके, मिनिस्टर भी रही है लाल बहादुर शास्त्री जी के कैबिनेट में, पर थोड़े टाइम के लिए बस। तो सीनियर कांग्रेस जो लीडर्स थे ना, ओके, जो पार्टी के लीडर थे, वो सोच रहे थे कि हम सपोर्ट करेंगे इंदिरा गांधी को, ठीक है? अ, ना मतलब इंदिरा गांधी जो है इनके ऊपर डिपेंड रहेंगी, क्योंकि इंदिरा गांधी को उतना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था। ओके, तो इनको सपोर्ट और गाइडेंस चाहिए पड़ेगा, तो हम लोग जो है मतलब पपेट रूलर की तरह एक्ट करवाएंगे। सीनियर कांग्रेस लीडर ये सब सोच रहे थे, ठीक है? मतलब इनको हमारे सपोर्ट और गाइडेंस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो विद इन ईयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ ही 1 साल में इंदिरा गांधी जो है उन्होंने पार्टी को लीड किया लोकसभा इलेक्शन में। ओके, और इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी कंट्री की उस टाइम पर खराब भी थी, ओके, और प्रॉब्लम्स भी थी ज़्यादा। तो इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी वो जो है पार्टी को कंट्रोल कर पाई और उन्होंने अपनी लीडरशिप स्किल दिखाई, है ना? तो इंदिरा गांधी 1970 से 1984 तक ऑपरेशन ब्लू स्टार था ना, जब अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पर जो है खालिस्तानी लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था, तो वहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चला के उनको वहाँ से निकाला गया था। है ना? तो बहुत ही ज़्यादा दंगे हो गए थे उस टाइम पर, तो इनको जो है एक इनके ही बॉडीगार्ड ने जो है गोली मार दी थी। ओके, तो असैसिनेशन हो गया था। प्राइम मिनिस्टर जो थी ये 1966 से 1977 तक 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी, ओके? 1980 से 1984 तक। बेटी थी जवाहरलाल नेहरू जी की, पार्टिसिपेट किया इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में एज़ अ यंग कांग्रेस वर्कर। तो ये ना मतलब उनकी बेटी थी इसलिए जो है इतनी हाई पोस्ट तक पहुँच पाई, वरना वुमेन का इतनी हाई पोस्ट तक पहुँचना भई बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ओके, और उस टाइम पर जिस टाइम पर पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी। तो मिनिस्टर थी शास्त्री की कैबिनेट में, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी को जिताया भी था 1967 में, 1971 में, 1980 के जनरल इलेक्शन में, जब इनकी लीडरशिप चल रही थी। इनको जो है स्लोगन के साथ में क्रेडिट दिया जाता है कि इनका स्लोगन था गरीबी हटाओ। ओके, इनकी जो है 1971 की वॉर के लिए और इनके जो अच्छे खासे डिसीजन के लिए उस टाइम पर, क्योंकि जो है यूएसए जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था इस टाइम पर, ठीक है? तो इंडिया का जो वॉर लड़ना और चीज़ों को सब मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो उस टाइम पर यूएसएसआर ने हमारा साथ दिया था, ठीक है? तो हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी उसके साथ में, जो आज के टाइम पर प्रेज़ेंट टाइम पर रशिया है ना? तो उस टाइम पर इनका शार्प मूव था ये, इसलिए इनको आयरन लेडी भी कहते हैं, है ना? 1971 की वॉर में जब 90,000 सरेंडर किए थे जो सोल्जर्स थे पाकिस्तान के, उन्होंने इंडिया के सामने, है ना? तो इनका जो पॉलिसी इनिशिएटिव जो कि एबोलिशन किया था इन्होंने प्रीवी पर्स। क्या हुआ था जो राजा-महाराजा थे ना, तो जब वो इंडिया में मिले थे, तो उनको जो है पेंशन दी जा रही थी, और ये पेंशन जो है खत्म कब की गई 1971 में, ठीक है? तो ये एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स किया था। प्रीवी पर्स यही है जो उनको पेंशन दी जा रही थी। नेशनलाइज़ेशन ऑफ बैंक किया। पहले के टाइम पर बैंक जो है जिसमें अमीर लोग होते थे, उनके ही जो खाते वगैरह हुआ करते थे, ठीक है? तो प्राइवेट बैंक होते थे, तो इन्होंने क्या किया नेशनलाइज़ किए बैंक। तब ना फिर उसके बाद में जो है बाकी सारे लोग जो है मिडल क्लास हैं, उनके भी फिर बैंक अकाउंट खुलने लगे थे। न्यूक्लियर टेस्ट भी कंडक्ट करवाए थे। ओके, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी काम किया था। ओके, 19 जो 76 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था। एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट था एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है, तो इसको जो है इन्होंने ऐड कर दिया था कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है? कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया था, पहले ये स्टेट लिस्ट में था, ठीक है? तो मतलब कि अब स्टेट की बस ज़िम्मेदारी नहीं है एनवायरनमेंट को ध्यान रखना, कॉन्करेंट लिस्ट में मतलब कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की ज़िम्मेदारी है, ठीक है? एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, ओके, फ्लोरा एंड फौना का। इनका असैसिनेशन हुआ था 31 अक्टूबर 1981 में। 31 अक्टूबर आपको पता है नेशनल यूनिटी डे भी मनाते हैं, है ना? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो एनिवर्सरी पे, ओके? अब यहाँ पर देखो 4th जनरल इलेक्शन 1967 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था, लोकसभा की इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना? तो 1967 में जो है लैंडमार्क ईयर था इंडियन पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री में। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कांग्रेस ने डोमिनेशन था इनका पॉलिटिकल प्रोसेस का पूरे देश में, फ्रॉम 1952 से लेकर के 19 जो 67 तक अगर देखें, तो इनका अच्छा खासा डोमिनेंस था। ओके?
तो 1964 में तो शास्त्री जी की डेथ हो गई थी। 19 फिर 65, 66 में जो है इनका टाइम पीरियड रहा शास्त्री जी का, फिर उसके बाद में कांग्रेस आ गई थी। कांग्रेस तो थी, इसके बाद में फिर इंदिरा गांधी की लीडरशिप थी। ओके, तो सिग्निफिकेंट चेंजेस भी हुए 1967 के इलेक्शंस में। तब हमारे देश में 4th जनरल इलेक्शन होने थे, तो कंट्री में कुछ चेंजेस देखने को मिले। ओके, तो 2 प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, है ना? सक्सेशन के बाद नेहरू जी थे, शास्त्री जी थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। अब न्यू प्राइम मिनिस्टर जो आ रही थी, ठीक है? तो उनको उतना नॉलेज नहीं था, ठीक है? वो नई-नई थी थोड़ा पॉलिटिक्स में। ओके, तो इनको साल भर भी नहीं हुआ था, अभी ऑफिस में रहे, है ना? तो आप डिस्कशन जो चैप्टर 3 में भी देखा था हमने प्रीवियस सेक्शन में कि चैप्टर में कि इस टाइम पर ना इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखने को मिल रहा था हमारे देश में। फेलियर हो गया था मॉनसून का, तो एग्रीकल्चर भी अफेक्ट हो गया था, इससे सूखा पड़ गया था देश में। ओके, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी एकदम डिक्लाइन हो गया था, है ना? बहुत कम हो गया था, तो इसकी वजह से भुखमरी भी आ रही थी क्योंकि खाने की कमी हो गई थी, है ना? डिप्लीशन हो गया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। हमारा जो हम बाहर से अगर सामान वगैरह लाना है, हमको कुछ खरीदना है, तो उसके लिए डॉलर लगता है, ठीक है? यूएस का डॉलर चलता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो फॉरेन एक्सचेंज भी हमारा कम हो गया था। ओके, ड्रॉप हो गया था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी एकदम कम होता जा रहा था। एक्सपोर्ट जो था वो भी कम हो एक्सपोर्ट अगर हम करते तो हमें पैसे मिलते हैं ना, हम सामान बेचते तो हमारे पास जो है प्रॉफिट होता, तो वो भी कम हो गया था, ठीक है? और इससे क्या हो रहा था, मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जा रहा था। मिलिट्री एक्सपेंडिचर इसलिए बढ़ाना पड़ रहा था क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जैसे हमारे पड़ोसी थे, ओके, उस टाइम पर। तो टू फ्रंट वॉर था इंडिया के सामने। ओके, 2 पड़ोसी इतने बेकार से, तो इन सबको झेलने के लिए हमको सिक्योरिटी भी एनहांस करना अपनी, तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी बढ़ाना पड़ा, है ना? तो डाइवर्शन हो रहा था रिसोर्सेज का फ्रॉम प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। तो हमें इंटरनल चीज़ों को भी मैनेज करना है, एक्सटर्नल को भी मैनेज करना है, तो थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती जा रही थी। फर्स्ट डिसीजन जो था इंदिरा गांधी एडमिनिस्ट्रेशन का कि डिवैल्यूएट करना है इंडियन रूपी को। क्या होता है ना कि जैसे कि अगर अपनी इंडियन रूपी जो है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन एक ही होता है, ठीक है? पर डेप्रिसिएशन जो होता है मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंगली होता है और डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट पुश करती है कि हमारी मनी की वैल्यू जो है गिर जाए। मनी की वैल्यू गिर जाए, पहले ना हम क्या हो रहा था कि पहले जो है यूएस डॉलर जो है परचेज किया जाता था 5 रुपए में। आफ्टर डिवैल्यूएशन जो है हमको ये 7 रुपए का पड़ रहा। तो जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, उनको फ़ायदा होता है, ठीक है? डिवैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन का। और जो इम्पोर्ट करते हैं ना, उनको फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जो इम्पोर्ट करते हैं, उनको बाहर से सामान खरीदना है। तो पहले जब देखो आज के टाइम पर अगर देखें, अगर $1 जो है हम पिछले साल ₹70 का खरीद रहे थे, ठीक है? क्योंकि डॉलर से ही ट्रेड होता है। $1 जो है, उसके लिए हमको ₹70 देने पड़ रहे हैं, ओके? और अब जो है $1 के हमको ₹80 देने पड़ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, हमारी वैल्यू गिर गई, ठीक है? करेंसी की वैल्यू कम हो गई क्योंकि पहले उस चीज़ के लिए हमको उस डॉलर के जो है ₹70 लगते थे। अब जो है उस डॉलर के हमको ₹80 देने पड़ रहे हैं, है ना? तो अगर हम बाहर से सामान खरीदेंगे ना, तो अब हमको ₹80 के हिसाब से डॉलर का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो ये इससे क्या होता है, हमको इम्पोर्ट महँगा पड़ता है और अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, सस्ता होता है। इसलिए ना चाइना ना हमेशा अपनी जो करेंसी को डिवैल्यूएट करके रखता है, ठीक है? कम करके रखता है। ताकि उसका एक्सपोर्ट बढ़े। तो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ट्रिगर ट्रिगर कर रही थी, मतलब प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे थे हमारे देश में। इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो रही थी। अब देखो ना, फूड कम हो गया, शॉर्टेज हो गई फूड की क्योंकि मॉनसून खराब हो गया, ठीक है? मॉनसून नहीं हुआ, सूखा पड़ गया, एग्रीकल्चर जो है फसलें खराब हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, खाने का प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है? अगर हम बाहर से जो है तेल वगैरह नहीं ला पा रहे, उसका शॉर्टेज हो रही है, तो वो भी महँगा पड़ गया, है ना? तो अगर हमारी जो है करेंसी डिवैल्यूएट हो गई और हमको बाहर से तेल वगैरह जो खरीद के लाते हैं, उसी से तो हमारे यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है? तो वो भी हमको महँगा पड़ रहा है, तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ गया। पीपल जो है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन हो गया था जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ जो कि हमारी बहुत ही ज़रूरती सामान होता है ना, जैसे कि फूड वगैरह हो गया, तेल हो गया, तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं। फूड की कमी हो गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था, लोगों के पास में रोज़गार नहीं था। ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन जो है कंट्री की जो कम होती जा रही थी, ठीक नहीं थी उस टाइम पर सिचुएशन, ठीक है? तो लोगों ने बंद किए, हड़ताल करने लगे थे लोग, ओके, पूरे देश में होने लगी थी। गवर्नमेंट जो है उन वो प्रोटेस्ट को एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की तरह देख रहे थे, नॉट एज़ अ एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट कैसा देखती है, अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता है ना, गवर्नमेंट देखती है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, इन लोगों को
ये सब नहीं करना चाहिए, है ना? ये नहीं देखते कि जनता परेशान है इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है गवर्नमेंट के सामने, है ना? तो इंक्रीज़्ड पब्लिक जो है उतना अब नाराज़ होने लगी थी, ठीक है? पॉपुलर अनरेस्ट होने लगा था, लोग जो है नाराज़ हो गए थे गवर्नमेंट से, ठीक है? महँगाई हो रही थी बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट था देश में। तो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी जो थी इन्होंने स्ट्रगल कर लिया फॉर ग्रेटर इक्वालिटी, ठीक है? मतलब अब अपोज़िशन पार्टी भी फ़ायदा तो उठाएँगी ना। तो इन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया इक्वालिटी के लिए। इसके बारे में आप जो है चाहे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है? किस तरीके से जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है सेपरेट हो गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट में और फॉर्म कर लिया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ठीक है? तो ल क्या हुआ था मार्क्स के आइडियाज़ को लेनिन ने मॉडिफाई करके अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट किया था, तो इनके भी अलग-अलग बन गई थी पार्टी, ठीक है? मतलब इनके आइडियाज़ के बेसिस पे। तो इसकी वजह से ना आर्म्ड एग्रीगेरियन स्ट्रगल भी शुरू हो गया था एंड ऑर्गेनाइज़ कर लिया था पीजेंट एगिएशन मतलब कि अब मार्क्स जो है कहते थे कि वर्कर क्लास को जो है हथियार उठा कर के जो है रेवोल्यूशन करना चाहिए। लेनिन कहते थे पीजेंट क्लास को भी इंक्लूड कर लिया लेनिन ने। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था हमारे देश में पीजेंट जो थे ना, जो एग्रीकल्चर वगैरह वाले फार्मर्स मतलब कि तो इन लोग जो है प्रोटेस्ट करने लगे थे। तो इसमें ना अच्छा खासा जो है हिंदू मुस्लिम राइट्स भी देखने को मिले थे इंडिपेंडेंस से। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद से अब जो है हिंदू मुस्लिम की भी जो ये सब देखने को मिला, ठीक है? झगड़ा, है ना? तो अब नॉन कांग्रेसिज्म, ठीक है? तो अब कांग्रेस की इस सिचुएशन की वजह से ना आइसोलेट हो गई थी पार्टी पॉलिटिक्स इन द कंट्री। मतलब कि इतनी खराब सिचुएशन हो रही है, इस सिचुएशन में अपोज़िशन पार्टी तो फ़ायदा उठाएगी ना, तो अपोज़िशन पार्टी जो है सामने आ गई थी, पब्लिक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ कर रही थी और प्रेशर कर रही थी गवर्नमेंट को, ठीक है? तो पार्टीज़ ने अपोज़ किया कांग्रेस को, इसकी वजह से क्या हुआ डिवीज़न हो गए वोट्स की कैप्ट मतलब कांग्रेस जो है पावर में थी ना, तो उनके वोट्स जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी अब जाने लगे, है ना? लोग समझ रहे थे कि चलो ठीक है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो है जो सपोर्ट तो कर रही है जनता को, तो जनता जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी वोट देंगी। तो पार्टीज जो थी एंटायरली डिफरेंट थी एंड डेस्परेट थी इन देयर प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी मतलब कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह सब ने एंटी कांग्रेस थी जितनी भी तो उन्होंने जो है साथ में आ गए थे और स्टेट में भी अगर देखें तो एंटर कर लिया था उन्होंने इलेक्टोरल एडजस्टमेंट वगैरह शेयर करने लगे थे सीट मतलब कि कॉलिएशन देखने को मिल रहा था गठबंधन देखने को मिल रहा था अगेंस्ट कांग्रेस ओके तो जो है ना दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सोच रहे थे कि जो इंदिरा गांधी का उतना एक्सपीरियंस नहीं था पॉलिटिक्स का उस टाइम पर और जो है कांग्रेस में आपस में ही लड़ाई झगड़ा कर रहे थे वो लोग पार्टी के अंदर ही तो ये लोग सोच रहे थे कि उनके पास में अपॉर्चुनिटी है कि वो इनको जो है हटा देंगे सिस्टम से है ना मतलब कि गवर्नमेंट से हटा देंगे ओके तो सोशलिस्ट जो लीडर थे राम मनोहर लोहिया तो इन्होंने स्ट्रेटजी दी नेम था क्या नॉन कांग्रेसिज्म ठीक है इन्होंने जो है तो बोला कि कांग्रेस जो है कांग्रेस का रूल जो है अनडेमोक्रेटिक है मतलब डेमोक्रेसी पे बेस्ड नहीं है ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जाके काम करते हैं अपोज करते हैं लोगों की भलाई का काम नहीं कर रहे हैं ठीक है और हम सबको साथ में आना होगा नॉन कांग्रेस पार्टी को जो कि है डेमोक्रेसी लेकर के आएगी दोबारा से जनता के लिए डेमोक्रेसी लेकर के आएंगी नॉन कांग्रेस पार्टी तो वही गठबंधन वही पॉलिटिक्स जो आज के टाइम पर चलती है ठीक है अगर एक मेजर पार्टी निकल के आ रही है तो बाकी सारी अपोजिशन साथ में आ जाती है ठीक है? तो यहाँ पर देखो किसके बारे में दिया है सी नटराजन अन्नादुरई। तो ये चीफ मिनिस्टर थे मद्रास के तमिलनाडु के 1967 से, ठीक है? तो ये जर्नलिस्ट थे, पॉपुलर राइटर भी थे। ये जस्टिस पार्टी जो थी मद्रास की उससे एसोसिएटेड थी। लेटर इन्होंने जॉइन कर लिया था द्रविड़ा कजंगम, ठीक है? फॉर्म कर ली थी डीएमके पार्टी आज के टाइम पर अच्छी खासी इसकी पकड़ भी है, ठीक है? तो प्रोपोनेंट थे द्रविड़ा कल्चर के। इन्होंने अपोज किया था इम्पोजिशन ऑफ हिंदी को एंटी हिंदी एगिएशन भी लगाया था इन्होंने ठीक है लेकर के चले थे मतलब प्रोटेस्ट करते थे क्या कि कई लोग कहते थे कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना लो और साउथ के स्टेट कहते थे कि हमारे ऊपर आप थोप रहे हो हिंदी ठीक है तो एंटी हिंदी जो एगिएशन चलता था सपोर्ट कर रहे थे ग्रेटर ऑटोनॉमी मतलब स्टेट्स को ज्यादा पावर दो स्टेट को ज्यादा ऑटोनॉमी दो इन चीजों को ये सपोर्ट करते थे यहाँ पर दिया है राम मनोहर लोहिया के बारे में ये एक सोशलिस्ट लीडर थे एंड थिंकर भी थे फ्रीडम फाइटर भी थे ये ठीक है अमंग द फाउंडर्स ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को फाउंड किया था इन्होंने उनमें से एक थे आफ्टर स्प्लिट इन द पेरेंट पार्टी जब पेरेंट पार्टी जो थी सोशलिस्ट पार्टी तो उसमें स्प्लिट हो गया था तो लीडर्स जो थे सोशलिस्ट पार्टी के लेटर जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मतलब एक पार्टी से पहले कांग्रेस से इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई फिर वो भी डिवाइड हो गई, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के लीडर बने, लोकसभा में रहे।
ठीक है, फाउंडर थे, एडिटर थे मैनकाइंड के, और ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन भी था इनका नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी में। पॉलिटिकल लीडर थे, इनको जाना जाता है शार्प अटैक ऑन नेहरू, मतलब कि नेहरू जी के अगेंस्ट बोला करते थे। ओके, स्ट्रेटेजी थी इनकी नॉन कांग्रेसिज्म की। ओके, और एडवोकेसी थी रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की बात करते थे और अपोज करते थे इंग्लिश को। अब इलेक्टोरल वर्डिक्ट, तो तो हमने देखा सिचुएशन किस तरीके से खराब हो रही थी, है ना? तो लोगों की भी डिस्कंटेंट था, लोग खुश नहीं थे, और पार्टी में भी अगर देखें जो पॉलिटिक्स वगैरह थी उसमें भी डिवीजन देखने को मिल रहा था। फोर्थ जनरल इलेक्शन हुआ लोकसभा का और स्टेट असेंबलीज का, ओके, 1967 में। तो कांग्रेस जो है फेस कर रही थी इलेक्टोरेट फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट नेहरू, मतलब कि नेहरू के बाद में जो है फिर जो पहली बार जो है कांग्रेस जो है इलेक्शन वगैरह का फेस किया था उन्होंने। तो रिजल्ट जो है इसकी वजह से शॉक हो गई थी कांग्रेस, ठीक है? तो बोथ नेशनल स्टेट लेवल पे कई सारे कंटेम्पररी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर डिस्क्राइब करते हैं कि इलेक्शन ना पॉलिटिकल अर्थक्वेक देखने को मिला था। ठीक है, लोग इसको क्या बोलते हैं, 1967 के इलेक्शंस को पॉलिटिकल अर्थक्वेक बोलते हैं। कांग्रेस जो है मैनेज तो कर लिया था इन्होंने मेजॉरिटी में, मतलब पावर में तो ये आ गए थे लोकसभा में, पर जो है इनकी लोएस्ट टैली ऑफ सीट्स थी और शेयर ऑफ वोट थे 1952 से। 1952 से इनको हाई हाई एकदम वोट मिल रहे थे, 1967 में इनके सबसे कम वोट देखने को मिले थे। ये पावर में आ गए थे पर इनके वोट बहुत कम हो गए थे, ठीक है? तो हाफ द मिनिस्टर इन इंदिरा गांधीज कैबिनेट, मतलब जो इंदिरा गांधी की कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स थे वो हार गए थे, ठीक है? तो अब हार गए थे तो मिनिस्टर कहाँ से रहते, है ना? तो पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल कई सारे लोग जो जीते थे, उसमें से मतलब कुछ लोग हारे भी थे। तो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हारने वाले थे कामराज इन तमिलनाडु, एस के पटेल महाराष्ट्र, अतुल्य घोष इन वेस्ट बंगाल एंड के वी सहाय इन बिहार। तो ये लोग हार गए थे। तो असेंबली इलेक्शन जो था 1967 का, इसमें देखो यहाँ यहाँ जो है कांग्रेस जो है इनको मेजोरिटी नहीं मिली थी। ठीक है, मतलब यहाँ ये पहले पूरे देश में उन्हीं का रूल चल रहा था। अब देखो यहाँ पर इनकी गई काम खत्म, ठीक है? तो अब यहाँ यहाँ बचा था। ओके, तो अब डेमोक्रेटिक नेचर जो था पॉलिटिकल चेंज देखने को मिला था। स्टेट लेवल में भी चेंज देखने को मिला था। ओके, स्टेट लेवल में भी कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया था। तो कांग्रेस जो है मेजॉरिटी हार गई थी 7 स्टेट में। 7 स्टेट में इनकी मेजॉरिटी खत्म हो गई थी। इन अदर 2 स्टेट्स तो डिफेक्शन की वजह से जो है, मतलब कि दल-बदल होता ना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं लोग, उसकी वजह से जो है इनकी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई थी। तो 9 स्टेट थे जहाँ पर कांग्रेस जो पावर में नहीं थी, और इसी टाइम पर जो है आर्टिकल 356 का भी यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा था, क्योंकि जिस स्टेट में जो है सेम जो गवर्नमेंट नहीं होती है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी भी कह सकते हो इसको, ठीक है? तो ये लगा दिया जाता है और पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेती है, पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट के नाम पर। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मद्रास जो केरला हो गए, तो यहाँ पर इन लोग हार गए थे। मद्रास स्टेट जो आज के टाइम पर तमिलनाडु है, तो ये रीजनल पार्टी यहाँ पर निकल के आ गई थी, द्रविड़ा मुनित्रम कलिंगम डीएमके। तो इनकी पावर अच्छी खासी थी और क्लियर मेजॉरिटी देखने को मिली थी। डीएमके जो थी पावर में थी, ओके, आफ्टर हैविंग अ मैसिव एंटी हिंदी एगेशन, तो मतलब इनका पॉलिटिकल मुद्दा था हिंदी के अगेंस्ट। तो इन्होंने मुद्दा बना के जो है स्टूडेंट के साथ में जो इश्यू बनाया, ठीक है? कि जो स्टूडेंट्स के ऊपर जो है ये लोग क्या करेंगे, थोप रहे हैं हिंदी हमारे ऊपर, ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे ये लोग हिंदी को, सेंट्रल गवर्नमेंट। इस मुद्दे को उठा करके ये लोग इलेक्शन जीत गए डीएमके, ठीक है? तो इनकी अच्छी खासी मेजॉरिटी रही तो स्टेट में ये लोग जीत गए थे। तो फर्स्ट टाइम जो है नॉन कांग्रेस पार्टी जो थी सिक्योर किया था उन्होंने मेजॉरिटी अपने स्टेट में, ठीक है? मतलब ऐसा पहली बार हुआ था जो है किसी स्टेट में जो है नॉन कांग्रेस पार्टी ने अच्छी खासी मेजॉरिटी हासिल की थी। ओके, बाकी के 8 स्टेट्स में देखें तो कोalition गवर्नमेंट बन गई थी, डिफरेंट नॉन कांग्रेस पार्टीज़ जो है वहाँ पर आ गई थी। ओके, तो सभी लोग साथ में आके अलग-अलग पार्टी ने कोalition बना के गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी। तो ऐसे पॉपुलरली कहा जाता है कि ट्रेन अगर लें दिल्ली से हावड़ा तक की, अगर वहाँ से मतलब ये ट्रेन लेंगे तो वो पास नहीं होगी सिंगल कांग्रेस रूल्ड स्टेट से। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो ना पूरी तरीके से जो है इनका जो है काम खत्म हो गया था यहाँ पर, ठीक है? तो इट वाज़ अ स्ट्रेंज फीलिंग, बहुत ही अलग फीलिंग थी जो कि ना कांग्रेस को एकदम पावर में देखा करते थे और आज देखो तो पावर है ही नहीं, है ना? तो कांग्रेस का डोमिनेशन क्या खत्म हो गया? तो ये क्वेश्चन मार्क सामने आया था, है ना? कि क्वेश्चन आया सामने कि क्या कांग्रेस का काम खत्म अब?
अब कॉयलेशन, ठीक है? तो कॉयलेशन जो गठबंधन होता है ना पॉलिटिकल पार्टीज का, वो इलेक्शन हुए थे 1967 में, तो इसमें ना आपको फिनोमेना ऑफ कॉयलेशन दिख जाएगा, ठीक है? स्टेट लेवल में कई सारी कॉयलेशन वाली गवर्नमेंट आ गई थी। ये देखो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स जो है ऐसे एक साथ लेकर के चल रहे हैं ना साइकिल में। ओके, तो नो सिंगल पार्टी गॉट द मेजोरिटी। जब एक पार्टी को पूरी तरीके से मेजोरिटी नहीं मिलती है तो नॉन कांग्रेस पार्टी जो थी वो लोग सब साथ में आ गए थे और उन्होंने क्या किया कि हम गठबंधन लेकर के चलेंगे। ओके, और हम जो है अपना, ओके, सपोर्ट था सारी नॉन कांग्रेस पार्टी को, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। तो नॉन कांग्रेस जो यहाँ पर लेजिस्लेटिव पार्टी थी ना, इनको क्या बोला गया, संयुक्त विधायक दल, ठीक है, हिंदी में एसडीबी, एसबीडी, ठीक है? तो ना ये गवर्नमेंट जो थी डिस्क्राइब की गई एसबीडी। हमारे देश में ना जो है क्या बोलते हैं, मोदी गवर्नमेंट बोल देते हैं, या फिर जो है मनमोहन गवर्नमेंट, ये सब बोला जाता है, ठीक है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, जबकि ये नहीं बोलना चाहिए। ये ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, ठीक है? बाकी जो है क्या बोलना चाहिए हमको, एडमिनिस्ट्रेशन बोलना चाहिए, जैसे कि मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। अगर यूएस में देखें ना तो यूएस में ऐसे नहीं बोलते ट्रम्प गवर्नमेंट, वहां पर ट्रम्प सरकार बोलते हैं, सॉरी, ट्रम्प सरकार नहीं बोलते, वहां पर भी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ओके, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है, जो बाइडेन का था अभी जो, फिर अब ट्रम्प आ गए हैं तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ यूएस बस होती है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है देश की होती है पूरा। ओके इंडिया ले गया। तो इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस तो कोalition पार्टनर्स जो थे आइडियोलॉजिकली इनकॉन्ग्रुएंट, मतलब कि ये जो है सहमति नहीं थी इन सब की, मतलब ये जो है इनकी आइडियोलॉजी अलग अलग थी। ओके, एसपीडी जो थी गवर्नमेंट, इन देखो हर जगह गवर्नमेंट लिखा हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन बिहार में जो था इनका, तो इससे ना दो सोशलिस्ट पार्टी थी, एसएसपी एंड पीएसपी। तो ये जो है सीपीआई के साथ में थे लेफ्ट में, एंड जनरल सिंह ऑन राइट। तो लेफ्ट और राइट आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बताई थी ना, लेफ्ट वाले जो कि इक्वालिटी पे फोकस करते हैं और जो कि गरीबों के लिए रिफॉर्म वगैरह, और राइट वाले थोड़ा कैपिटलिस्ट सिस्टम पे फोकस करते हैं, मार्केट फ्री की बात करते हैं, है ना? तो पंजाब में जो है पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट था, जिसमें दो राइवल्स भी थे, अकाली पार्टी एट द टाइम, ठीक है, संत ग्रुप एंड मास्टर ग्रुप, विद द कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में सीपीआई एंड सीपीआई मार्क्सिस्ट, सॉरी। तो एसएसपी एंड द रिपब्लिकन पार्टी एंड भारतीय जनता संघ, मतलब अलग अलग पार्टीज थी, इतना कॉम्प्लेक्स इतनी चीजों पे घुसना नहीं है आपको, पर हाँ कोalition चल रही थी। अब देखो डिफेक्शन, तो अब क्या दल बदल है ना, एक जो पार्टी का जो नेता है, कहीं लालच दिखा, उसको ज्यादा पैसे मिले तो दूसरी पार्टी में जंप कर जाता है, ठीक है? तो अनदर इंपॉर्टेंट फीचर जो पॉलिटिक्स में देखने को मिला 1967 के इलेक्शन में, जो कि डिफेक्शन, ठीक है? तो इसमें अनमेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट पे बहुत डिपेंड करता है। ओके, क्योंकि ना अगर देखो गवर्नमेंट फॉर्म हो गई पर यहाँ के मिनिस्टर जो है उनको पैसे दिख रहे हैं, कोई और उनको खरीद ले रहा है, तो वो ये पार्टी को छोड़ कर के दूसरी पार्टी में चले गए, तो गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है। तो डिफेक्शन का मतलब है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पार्टी को छोड़ देते हैं, है ना? जो दूसरी पार्टी को जॉइन कर लेते हैं, और जिस पार्टी से वो इलेक्ट हुए उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जॉइन कर लेते हैं, है ना? 1967 के जनरल इलेक्शन में जो है अच्छा खासा ये देखने को मिला, ठीक है? कांग्रेस लेजिस्लेचर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो कांग्रेस गवर्नमेंट को तीन स्टेट में, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में, तो इनकी सरकार गिरा दी थी, ठीक है? दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली थी इन्होंने। तो बार-बार दूसरी पार्टी को आप जॉइन कर रहे हो, खरीदे बेचे जा रहे थे एमपी एमएलए, तो इसको इसको क्या नाम दिया इन्होंने? आया राम गया राम, ठीक है? तो ये जो आया राम गया राम की भी एक स्टोरी है, तो डिफेक्शन को यही बोला जाता है, आया राम गया राम। आज भी होता है, ये जो खरीदे जाते हैं एमपी एमएलए, ठीक है? तो एक्सप्रेशन आया राम गया राम जो है पॉपुलर हो गया था पॉलिटिकल वोकैब्युलरी में, अगर देखें इंडिया में, तो जब ना फ्रीक्वेंट क्रॉसिंग ऑफ बाय लेजिस्लेचर, मतलब जो है एक लेजिस्लेचर जो बहुत सारी जो है पॉलिटिकल पार्टी एक ही दिन में उसने बदल ली थी, इसलिए उसी के नाम से ये फेमस हो गया था। लिटरली जो है इसका मतलब है राम केम एंड राम वेंट, ठीक है, आया राम गया राम, ठीक है? तो एक्सप्रेशन जो ओरिजिनेट हुआ था, अमेजिंग जो है ना, इनकी जो गया लाल एक थे, ठीक है, गया लाल एक एमएलए थे हरियाणा में 1967 में, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे ये। तो इन्होंने ना पार्टी चेंज की थी 3 बार, रातों रात 3 बार इन्होंने पार्टी चेंज की। कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए, फिर से कांग्रेस में आ गए, ठीक है? और फिर 9 घंटे में फिर से यूनाइटेड फ्रंट में आ गए। तो बार-बार ये पार्टी चेंज कर रहे थे। पता नहीं इनको क्या लालच था, ठीक है? तो ना गया लाल बोला गया इनको, ठीक है?
इनके इंटेंशन थे कि क्विट कर दें या जो यूनाइटेड फ्रंट को या फिर जॉइन कर लें कांग्रेस को। कांग्रेस लीडर जो राव बिरेंद्र थे ना सिंह, इनको फिर से जो है मतलब कि क्या हुआ था ना कि ये जो गयालाल थे ना, ये इनका ये ना यूनाइटेड फ्रंट को छोड़ कर के कांग्रेस के पास जाना चाहते थे। ठीक है? फिर जो है राव बिरेंद्र जो एक लीडर थे, कांग्रेस लीडर, ये इस इंसान को जो है चंडीगढ़ लेकर के आए, ठीक है? और उनको प्रेस किया और बोला कि गया राम आया राम। गया राम जो था पहले वो आ गया, ठीक है? तो ये चीज़ें थी, तो इसलिए इनके नाम से ये फेमस हो गया आया राम, गया राम। अब डिफेक्शन का कोई भी केस होता है ना तो आया राम, गया राम ही बोलते हैं। ये देखो अमूल हर चीज़ को फेमस कर देता है और ज़्यादा, है ना? तो आया राम, गया राम हो गया हाय राम, है ना? तो स्प्लिट इन द कांग्रेस, अब कांग्रेस में भी स्प्लिट देखने को मिला था। तो हमने 1967 के इलेक्शन में कोएलिशन देख लिया, डिफेक्शन देख लिया। अब जो है इसके आगे का चैप्टर जो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो आपको लेक्चर कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।